हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, नीट 2024 का जो सिलेबस है ऑलरेडी जो है वो रिड्यूस होके एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पब्लिश भी हो चुका है और सब बच्चों ने वो नोटिस जो है वो पीडीएफ जो है वो देख भी लिया हुआ है कि कितना कितना जो सिलेबस है वो रिड्यूस किया गया है फिजिक्स का, बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का। इसके साथ साथ आप बच्चों के मन में एक बहुत बड़ी जो डाउट चल रहा है कि क्या सर जो हमारे पास सिलेबस रिड्यूस होके आया है, तो सिलेबस जो है जितना रिड्यूस हुआ है, तो क्या उसके हिसाब से हमारी जो आने वाली कट ऑफ है 2024 या 25 वाली जो हमारे पास कट ऑफ आने वाली है, यानी कि नेक्स्ट ईयर 2024 वाले बच्चों के लिए जो कट ऑफ आएगी 2025 में जब हमारा एग्जाम हो जाएगा, तो क्या वो कट ऑफ रिड्यूस हो सकती है हमारे एमबीबीएस मिलने के या हमारे कोर्स मिलने के, जो हमें गवर्नमेंट कॉलेज के मिलने के जो चांसेस है, क्या वो ज़्यादा हो सकते हैं? क्या ऐसा सच में हो सकता है? इज इट पॉसिबल और नॉट? तो आज की वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि रिड्यूस सिलेबस और रिड्यूस कट ऑफ, क्या जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है क्या उसका सीधा सीधा इंपैक्ट आपके रिड्यूस कट ऑफ के ऊपर पड़ेगा? क्या आपकी कट ऑफ सच में रिड्यूस हो सकती है? तो क्या हमें इस चीज का बेनिफिट मिल सकता है या नहीं बेनिफिट मिल सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि सिलेबस के ऊपर कभी भी आपकी जो कट ऑफ है वो डिपेंड नहीं करती है। चाहे आपका सिलेबस ज्यादा है चाहे आपका सिलेबस कम है, आपकी कट ऑफ कभी भी आपके सिलेबस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट आपकी कट ऑफ के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला। चाहे आपका सिलेबस जितना भी रिड्यूस हुआ हो, उसका कट ऑफ से कोई भी लेना देना नहीं है। पहला तो मैंने आपका ये डाउट क्लियर कर दिया। लेकिन अब बात कर लेते हैं, जो आपकी कट ऑफ आती है वो आपकी एक्चुअल में डिपेंड किस चीजों पे करती है, किन किन चीजों का आपको जो एक्चुअल में ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट, कि कितने बच्चे जो है इस साल नीट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसका अंदाजा तो हमें भी नहीं होता, ना ही आपको है, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं होता। इसका जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो हमें तभी पता चलती है जब नीट के फॉर्म्स निकलते हैं। और नीट के फॉर्म्स कब निकलते हैं? वो हमारे पास निकलते हैं मार्च में। तो मार्च में जब नीट के फॉर्म्स जो वो फिल होंगे, फिल करने के बाद हमारे पास इसका जो एक्चुअल डाटा वो हमें पता चलेगा कि कितने बच्चे जो है नीट स्टूडेंट्स जो है वो अपीयर कर रहे हैं इस साल 2024 के लिए। तो उसके बाद हमें पता चल सकता है कि इसके अंदर कि जिसकी कट ऑफ है वो हाई जा सकती है या फिर थोड़ी सी रिड्यूस जा सकती है। लेकिन एक एक्चुअल में मैं आपको मोटा मोटा अंदाजा दे सकता हूँ इस साल के अकॉर्डिंग कि आने वाले जितने भी अपकमिंग ईयर्स हैं और जाने के पिछले अपकमिंग हमारे निकल भी चुके हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इस साल जो है आपके नीट अपीयरिंग स्टूडेंट थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं पिछले साल के मुकाबले। क्योंकि पिछले कुछ सालों का अगर हम डाटा निकालें तो हर साल नीट स्टूडेंट जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि हर साल जो नीट स्टूडेंट जो अपीयर करने वाले जो बच्चे हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इस साल भी यही उम्मीद लगाई जा रही है कि इस साल भी पिछले साल के मुकाबले थोड़े से बच्चे जो है वो बढ़ सकते हैं। बट एक्चुअल में डाटा इसका जो है वो हमें मार्च में ही पता चलेगा जब इसके नीट के जो फॉर्म्स हैं वो फिल होंगे। तो अब सेकंड चीज की बात करते हैं। सेकंड किस पे आपकी जो कट ऑफ है वो डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है हमारे किस पे? पेपर लेवल के ऊपर। पेपर लेवल अब हमारा नीट के अंदर कैसा आता है? देखो बच्चों, पेपर लेवल जो नीट के अंदर आता है वो हमेशा ही मॉडरेट होता है। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ कंफ्यूज रहती है कि नहीं मेरा वाला जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। किसी बच्चे को पेपर लगता है कि बहुत ज़्यादा इजी आया था, किसी बच्चे को लगता है नहीं मेरा पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया था। तो ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ जितना एवरेज के हिसाब से देखें, पिछले साल के आप जितने भी PYQ उठा के भी देखोगे, ठीक है, उसमें आप खुद की प्रैक्टिस भी किया करो। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है PYQ। उससे आपको ये भी पता चलेगा कि कितना पेपर आपका मॉडरेट है, कितना ईजी लेवल का है और कितना हार्ड लेवल का है। तो जो भी आपका एग्जामिनर होता है, ठीक है, एग्जामिनर, उसको पता होता है कि वो कैसा पेपर बना रहा है, क्या बना रहा है। उसको भी ऐसा नहीं होता कि अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दे। उसको भी क्या होती है? इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। इस एग्जामिनर को क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। इंस्ट्रक्शंस कि आपको जो पेपर का लेवल है वो कितना रखना है। पेपर लेवल के बारे में जो है उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि भाई आपको जो पेपर है वो इतना हार्ड रखना है, इतना मॉडरेट रखना है, इतना इजी रखना है। यानी कि ये वाला सेक्शन आपको इजी रखना है, ये वाला हार्ड रखना है, ये वाला आपको मॉडरेट रखना है। अब जितने भी आप मान लो ये पिछले आपके जितने भी PYQ उठा के देखोगे, उसमें आपको दिखेंगे कि कुछ क्वेश्चन आपके ईजी लेवल के होंगे, कुछ थोड़े से हार्ड होंगे, ठीक है, हार्ड लेवल के होंगे। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको 90% पेपर हार्ड आ जाए या 90% पेपर आपको इजी आ जाए। तो अगर आप पेपर को अच्छे से चेक करोगे तो किसी किसी पोर्शन में आपको केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगेगी, किसी किसी पोर्शन में आपको जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल टफ लगेंगे, किसी किसी पोर्शन में आपको कई बार बायोलॉजी भी आपको जो है परेशान कर जाती है, तंग कर जाती है, जबकि बायोलॉजी सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है। तो इसलिए वो होता है PYQ किया करो। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपका पेपर कितना मॉडरेट आता है, प्लस कितने कितने ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो आते हैं। और दूसरा चीज मैं इस चीज के अंदर आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस बार जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो पेपर का लेवल है वो और थोड़ा सा इस बार कैसे होने वाला है। इस बार थोड़ा सा पेपर आपका ट्रिकी, कंसेप्चुअल और
जो मेन चीज है वो डेप्थ में आपका पेपर जो है इस बार बनाया जाएगा। क्यों डेप्थ में पेपर बनाया जाएगा उसका मैं आपको एक वैलिड रीजन बता देता हूँ। क्योंकि पहले जो हमारे पास नीट का सिलेबस था उसके अंदर हमारे पास कितने चैप्टर थे, 97 चैप्टर थे। अब ये रिड्यूस हो चुके हैं 79। तो आप देख सकते हो कितने चैप्टर जो है वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। पहले जो एग्जामिनर होता था, ये वाला एग्जामिनर होता था, उसके पास 97 चैप्टर्स का ऑप्शन होता था। अब उसके पास ऑप्शन है कितना, सिर्फ 79 चैप्टर्स का उसके पास ऑप्शन है। तो पहले जब उसके पास ज्यादा ऑप्शन होते थे ऑब्वियसली उसको वो लगता था चलो ये क्वेश्चन नहीं मैं डालता, इसको रिजेक्ट कर देता हूँ, कोई दूसरा उठा लेता हूँ। लेकिन अब उसके पास भी जो ऑप्शंस हैं वो कितने ऑप्शंस हैं, वो लिमिटेड ही ऑप्शंस हैं, सिर्फ 79 चैप्टर्स ही हैं। पहले पास उसके ऑप्शन ज्यादा होते थे तो उसको मन में होता था जैसे आपके पास ऑप्शन ज्यादा हो तो आप सोचते हो यार ये नहीं तो ये ले लेते हैं, ये नहीं तो ये ले लेते हैं। तो ऐसे एग्जामिनर होता है अगर पास उसके ऑप्शन ज्यादा है तो वो सोचते हैं ये वाला क्वेश्चन नहीं डालता, चलो मैं दूसरा कोई क्वेश्चन डाल देता हूँ। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन ही लिमिटेड है, ऑप्शन ही आपके पास क्या है, पूरे हैं, लिमिटेड है। तो अब जो एग्जामिनर है उसके पास चॉइस करने के लिए बहुत कम चीजें बची हैं। तो इसके लिए अब एग्जामिनर क्या करेगा, उस क्वेश्चन के अंदर वो देखेगा कि इस क्वेश्चन में से ऐसी मैं क्या चीज और डाल सकता हूँ, इस चैप्टर में से इस टॉपिक में से कौन सी ऐसी चीज है जो मैं डाल सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास ऑप्शन कम है, मैं उसको स्किप नहीं कर सकता। तो जिसकी वजह से वो जो आपका एग्जामिनर होगा वो आपका ज्यादातर किस में जाएगा, वो आपके कंसेप्चुअल पे जाएगा या फिर और डेप्थ में जाएगा उस टॉपिक के, उस चैप्टर के, कि इस चैप्टर के अंदर और मैं डेप्थ में चला जाता हूँ और डीपली चला जाता हूँ कि इस चैप्टर में से मैं और क्या ऐसी चीज डाल सकता हूँ अपने नीट एग्जाम के अंदर। तो इसलिए अब उसके पास ऑप्शन कम है। तो इसके लिए जो मैं आपको थोड़ा सा पेपर आपका जो है इस बार डेप्थ में जो है जाने के ज्यादा मैक्सिमम चांसेस है। तो नेक्स्ट एक ऐसी कौन सी चीज है जिसपे हमारी कट ऑफ डिपेंड करती है, तो दैट इज नंबर ऑफ सीट्स, की कितनी नंबर ऑफ सीट्स है वो रहने वाली है हमें अप्लाई करने के लिए, कोर्सेज के लिए हमारे। तो ये सब कुछ जो है वो आपका डिपेंड करता है। 6 महीने अभी हमारे पास पड़े हैं, 6 महीने के अंदर आपकी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ भी सकती हैं, ठीक है, कितनी बढ़ेंगी तो ये हमें पता चलता रहता है। कई बार पहले इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कई बार एट ए टाइम भी इन्फॉर्मेशन आती है, तो इसका कुछ फिक्स नहीं होता। तो इन केस हमारे पास नंबर ऑफ सीट्स बचती है या बढ़ती हैं तब उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा कट ऑफ के ऊपर जो है पड़ता ही पड़ता है। लेकिन जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लो हमारे पास यहाँ पे 1 लाख सीट्स है, 1 लाख सीट्स है। तो अगर आपका 1 लाख सीट्स के लिए आपका रैंक हाई आता है तो ऑब्वियसली आपका जो रैंक अगर हाई आएगा तो 1 लाख अगर आप एलिजिबल हो तो आपको ऑब्वियसली 1 लाख के अंदर अंदर सीट्स मिलेगी ही मिलेगी। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा डीपली समझा देता हूँ। मान लो आपका 1 लाख सीट्स है तो 1 लाख सीट्स उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिनका रैंक बहुत ज्यादा हाई आएगा। तो अगर आपका रैंक हाई आता है तो आपको तो सीट मिल ही जाएगी। जैसे मान लो हमारे पास जो पेपर का लेवल है अगर वो मॉडरेट आ गया, ठीक है, मॉडरेट आ गया तो सबकी जो नंबर है वो टाइटली आएंगे, बहुत मुश्किल से नंबर आएंगे। अगर पेपर इजी आ गया तो हर बच्चे का नंबर 650 प्लस 680 प्लस ऐसे हर बच्चे के नंबर आएंगे। लेकिन जो बच्चे 1 लाख सीट्स के लिए अप्लाई करेंगे उनका रैंक तो सेम ही रहेगा। अगर आपका पेपर डिफिकल्ट आता है तो सबके नंबर टाइटली आएंगे, यानी कि 600 620 इतने रह जाएंगे। लेकिन अगर पेपर इजी आता है तो सारे बच्चे जो है 650 680 ऐसे जाके रीच कर जाएंगे। लेकिन सीट्स तो हमारे पास 1 लाख ही रहेगी ना, चाहे आप 650 पे आ जाओ 680 पे अगर पेपर इजी आता है तो जिनका रैंक हाई आ जाएगा सीट्स उनको ही 1 लाख मिलेगी। अगर आपका स्कोर नीचे आ जाता है 600 620 पे रह जाता है वो तो सब बच्चों का ही रहेगा ना, क्योंकि पेपर सब बच्चों के लिए डिफिकल्ट आया था। तो लेकिन सीट्स तो तब भी 1 लाख रहनी है, यानी कि इस टाइम पे कट ऑफ आपकी डिपेंड नहीं करती है, रैंक आपका सेम ही रहेगा। चाहे आप 650 अचीव कर लो, 680 अचीव कर लो या 620 अचीव कर लो। अगर पेपर आपका हाई लेवल का आएगा तो सब बच्चे ज्यादा बच्चे जो पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे, ज्यादा बच्चों के ज्यादा नंबर आ जाएंगे। अगर पेपर मॉडरेट आता है, थोड़ा हार्ड आ जाता है तो उस हिसाब से बच्चे जो है थोड़े कम जो है नीचे रह जाएंगे। तो लेकिन सीट्स तो हमारे पास 1 लाख ही है और 1 लाख बच्चे, पहले जो 1 लाख बच्चे होंगे उनको जो है सीट्स मिल जाएगी। तो लेकिन हाँ, नंबर ऑफ सीट्स अगर बढ़ जाती हैं तो इसका थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ सकता है, तब जाके थोड़ा सा इंपैक्ट जो कट ऑफ में पड़ता है। लेकिन पहली जो 1 लाख सीट्स रहने वाली है उसके अंदर आपको कट ऑफ का जो फर्क है, इंपैक्ट है, वो आपको बिल्कुल भी जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज, एक और चीज लास्ट में मैं बता देता हूँ, जो बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं, ये क्या है, हाउ मच इज योर प्रेपरेशन, आपकी खुद की प्रेपरेशन कितनी है। आप ये तो सब अंदाजा लगा रहे हो कि पेपर हार्ड आएगा, लेवल उसका कैसा आएगा, सिलेबस रिड्यूस हो चुका या नहीं हुआ, कितनी कट ऑफ जा सकती है। अभी ये सब चीजें सोचने का वक्त नहीं है, अभी ये सब चीज सोचने का वक्त है कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो, आपकी तैयारी, आपकी खुद की तैयारी कितनी है। पेपर तो जैसा आना है वो ऐसा ही आएगा, आप उसे ना चेंज कर सकते हो, ना आप उसके अंदर कुछ चेंजेस ला सकते हो। लेकिन आप अपने आप में तो चेंजेस ला सकते हो ना, कि आपकी तैयारी कितनी है। तो जो यहाँ पे 1 लाख सीट्स का मैंने आपको बताया है, यहाँ पे 1 लाख सीट्स में अब आपके माइंड में ये इंटेंशन होनी चाहिए कि इस 1 लाख में से एक सीट जो है वो मेरी पक्की है, मेरी एक सीट जो मेरी खुद की रिजर्व्ड है। आपको ये नहीं सोचना कि यहाँ पे कट ऑफ कितनी जाएगी, मुझे कहाँ तक सीट मिल सकती है, ये सब चीजें अभी सोचने का वक्त नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मेरी तैयारी कितनी है। आप अपने PYQ करो
जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हो मॉक टेस्ट करो, किसी भी यूट्यूबर से आप पढ़ रहे हो, किसी भी ऑफलाइन पढ़ रहे हो, खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, PYQ करना मोस्ट इंपॉर्टेंट हर बच्चे के लिए कंपलसरी है। प्लस आपको ये भी खुद भी सोचना पड़ेगा कि इन सारी चीजों के अंदर मेरी खुद की तैयारी कितनी है। पेपर तो जैसा आना ही है, ठीक है, तो मेरी खुद की तैयारी कितनी है, मैं कितना पेपर अटेम्प्ट कर सकता हूँ, कितने टाइम में अटेम्प्ट कर सकता हूँ, मुझे कौन सा क्वेश्चन इजी लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, मैं मैक्सिमम नंबर जो है वो कहाँ से अचीव कर सकता हूँ, कहाँ से ज्यादा ले सकता हूँ, कौन से क्वेश्चन से ज्यादा ले सकता हूँ। तो ये सब कुछ सोचना अब आपका काम है। और कैसे सोचना है, बस ये सोचना है कि इस 1 लाख में सीट जो है वो एक मेरी है, मुझे अपनी 1 लाख के अंदर एक सीट को रिजर्व करके रखना ही रखना है। बाकी मैं आपको एक रफली आइडिया भी दे देता हूँ, जो बच्चे नीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि फिर भी मुझे एक एस्टिमेट, एक अप्रोक्सीमेट एक्सपेक्टेड आइडिया चाहिए भी, फिर भी कहाँ तक जो है मुझे MBBS की सीट जो है वो अलॉट हो सकती है, तो इस साल के मुकाबले जैसे आपने देखा होगा, मुझे पता नहीं है, कुछ बच्चों को शायद पता भी होगा, कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा, इस साल भी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई रही है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। नीट अटेम्प्ट करने वाले बच्चे भी ज्यादा हैं, तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा चीज बताता हूँ कि आपको कितने का टारगेट लेके चलना है। तो आपको कम से कम 630 प्लस का जो है वो टारगेट लेके चलना है, प्लस माइनस 10 कर सकते हो, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली एक आपको एक्सपेक्टेड जो मैं चीज बता देता हूं कि इतना जो है आपको डाटा जो है अपना स्कोर जो है वो इतना लेके चलना है कि 630 प्लस। अब आप सोचना कि ये 630 प्लस आपको कैसे मिलेंगे, वो मैं आपको ऑलरेडी बता सकता हूँ। जितने टेस्ट दे सकते हो उतने टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, अपनी PV के वो जितने भी सॉल्व कर सकते हो, हर चीज जहां से आपको जितने क्वेश्चंस मिलते हैं सॉल्व किया करो, घबराना नहीं। अभी कट ऑफ मत सोचो, बस ये सोचो कि इस 1 लाख में सीट मेरी एक जो है वो मुझे रिजर्व करके रखनी ही रखनी है। और डाटा आपको स्कोर मैंने आपको बता दिया कितना चाहिए, आपको 630 प्लस का कम से कम आपको जो है वो टारगेट अपने माइंड में रख के चलना। अगर फिर भी आपको एक रफली आइडिया चाहिए तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि 630 प्लस का आपको आने वाला जो आपका सेशन अभी होने वाली है 2024 के अंदर 630 प्लस का आपको जो टारगेट लेके चलना ही चलना है।